अस्सलाम वालेकुम, आई एम किन्ज़ा मलिक। आई एम करंटली फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 के अंदर दी, in which I scored 170 out of 210, and in second attempt in 2022 I scored 187 out of 200 and was able to score admission in Rawalpindi Medical University. अब देखिए, हमारे पास जो टेंटेटिव डेट आई है वो हमारे पास 27 अगस्त है। तो यानी कि आज से तकरीबन 3 महीने बाद आप अपना एमकेट टेस्ट देंगे। सबसे पहले जो एमकेट के अंदर हमारे पास एक फैक्टर आता है वो हमारे पास है सेल्फ स्टडी या फिर एकेडमी। ठीक है, अब ये इतना एक हम ये कह सकते हैं एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि हमारा डिसाइड करता है कि हम एमकेट में स्कोर कितना करेंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है और एकेडमी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसको मैं अपने लिहाज से 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगी, एक फ्रेशर्स के लिए और एक रिपीटर के लिए। सबसे पहले मैं अगर फ्रेशर्स की बात करूँ तो अब जैसे फ्रेशर को अगर आपने अभी तक कोई सेशन नहीं लिया अपने एफएससी के साथ एमकेट के बारे में, और अगर आपने अभी तक कोई गाइडेंस वीडियो वगैरह भी नहीं देखी, तो आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे पास एमकेट एफएससी से किस लिहाज से डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये बात पता है कि एफएससी एमकेट से कैसे डिफरेंट है और आपको पता है कि इसमें पढ़ना कैसे होता है, तो एकेडमी इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपको इसका बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो फिर मुझे लगता है आपको एकेडमी ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने पढ़ना कैसे है। यही ना हो कि आप 3 महीने बुक्स को बैठ के रट्टा लगाते रहें और आपको पता ही ना हो कि एमसीक्यूज़ कैसे आना है, इनको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो फिर मेरे ख्याल से इस सेल्फ स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिपीटर हैं और आपको तो ये बातें पता है कि एफएससी और एमकेट में कैसे हमारे पास डिफरेंस है और हमने कैसे पढ़ना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपके लिए एकेडमी ज्वाइन करना है या नहीं करनी, आपने इस बात से, अगर अभी तक आप रिपीट ईयर के अंदर एक दफ़ा कोई सेशन ले चुके हैं तो आप सारे लेक्चर्स तो अटेंड कर चुके हैं और एक दफ़ा एकेडमी की टेस्ट भी दे चुके हैं। इस टाइम मेरे ख्याल से रिपीटर के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करे, और वो अगर फ्रेशर के साथ बैठता है जाके एकेडमी में, वो दोबारा वही लेक्चर्स रिपीटेड लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतर ये है कि वो घर बैठ के मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करे। लेकिन अगर उसे फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो वो सिर्फ टेस्ट सेशन ले ले। ठीक है, मैक्सिमम ताकि वो टेस्ट दे, क्योंकि उससे चीज़ें आती हैं। इस टाइम उसने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो उसका मार्क्स डिसाइड करेंगे। अगर फ्रेश है आपने और आपने एकेडमी ले ली है, तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक आप 2 महीने कोर्स कंप्लीट कर लें और जो लास्ट मंथ है वो आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी को दें, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, किस हद तक आते हैं। ये आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इस बारे में पता लगेगा। अगर हम बात करें तो कि हमने पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब अगर आप फ्रेशर हैं, आपने एकेडमी नहीं ज्वाइन की, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यूट्यूब से लेक्चर लेने हैं। अब हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, लाइक फिजिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट फिजिक्स इन सेकंड। उसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बता दी जाती हैं कि आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें बायो के लिए, आई डोंट थिंक सो कि आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, केमिस्ट्री डिपेंड करता है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है तो आप लेक्चर ले लें, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है, आपने बहुत वाइज डिसीजन लेनी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। यही ना हो कि आप बैठ के बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर ले रहे हैं, आप अपने पहले 2 महीने इस चीज़ में ज़ाया कर देते हैं और लास्ट महीने में आपको पता लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो आपने जो भी डिसाइड करना है बहुत आराम से और प्लान करके काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, तो बायो के लिए नोट्स बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बायो के अंदर आपने सिर्फ बुक को पढ़ना है, और बुक को भी इस तरह कि आपको एक एक लाइन आनी चाहिए। आप किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज हमें लग रहा होता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जामिनर वही पॉइंट हमें एमसीक्यूज़ में दे देता है। और अभी आप सबसे पहले तो आप पंजाब की बुक पढ़ें। ठीक है, पंजाब की बुक आपको एक एक लाइन आनी चाहिए, आप उसको बहुत आपको 2-3 दफ़ा रिवीजन की बेशक ज़रूरत पड़े, आप बार बार उसकी रीडिंग करें। आप कोई भी शॉर्ट नोट्स लाइक गिब्स की बुक्स हो गई, जैसे हमारे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उनकी तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। बायो के लिए, क्योंकि मेजर पोर्शन हमारे पास बायो होता है और बायो के अंदर बुक लाइन्स होती हैं, तो अपने बायो की बुक को ज़रूर रीड करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जब आप बेशक एकेडमी से लेक्चर लें या यूट्यूब पर लेक्चर लें, तो आप साथ साथ नोट्स बनाएं। जो टिप और ट्रिक सर बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, आपने वो साथ साथ नोट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिजिक्स की बुक से रीड करनी है। कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या जो हमारे पास रेड पिंक बॉक्सेस होते हैं,
उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने उसी लेक्चर नोट लाइक जो अपने कॉपी के ऊपर बना रहे हैं नोट्स, उसी के ऊपर आपने नोट कर लेना है। सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। बिकॉज अब आपके पास 3 महीने हैं, अगर आप पहली दफ़ा इतने आराम से चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइक आपको तकरीबन 1 दिन लग रहा है एक चैप्टर पे, तो आपको क्या लगता है आप आखिरी महीने में बैठ के आप फिर बुक को रीड कर लेंगे? लाइक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप हाईलाइट भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपको पता होता है इतने ज़्यादा पेजेस हैं, आप हाईलाइट भी नहीं पढ़ पा रहे होते। इसलिए बेहतर ये है कि जब आप पहली दफ़ा में कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस कॉपी के ऊपर आप टिप्स और ट्रिक्स नोट कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप नोट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर वही रूल्स हैं, रूल्स की आप कोई भी एक अच्छी ग्रामर की बुक देख लें, उन जो रूल्स हैं उनको जो याद कर लें और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस की। सो एमकेट के अंदर प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। एफएससी के अंदर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं। एमकेट के अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो समझिए आपकी तैयारी हुई ही नहीं है। अगर मैं अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने ऐसे ही किया था, मुझे लग रहा था कि जब चीज़ें मुझे आती नहीं होंगी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो मैंने यही किया। मैं लेकिन 2 महीने बैठ के बुक्स याद कर रही हूँ, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ही नहीं किया, ठीक है। इसी तरह जब कोई टेस्ट होते हैं तो टेस्ट स्किप कर दिए क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। और इसका मुझे इतना नुकसान हुआ बिकॉज जब मैं टेस्ट कर रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, मैं तो इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ रही थी। इसलिए जब आप एक चैप्टर करेंगे, अगर आप घर बैठे हुए हैं तो ये है कि आपको ना अपना बहुत एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यही ना हो कि आप घर बैठ के चैप्टर्स पढ़ें और अपना प्रैक्टिस करें ना टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उस सेल्फ स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं। फिर बेहतर है आप अकेडमी ज्वाइन कर लें। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके नोट्स वगैरह बनाए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। लाइक फर्स्ट गो कहना 50 एमसीक्यूज़ बेशक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, जितने से आप ना थकें, लेकिन आपको पता लग जाए कि हमने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो अपने सारे के सारे टेस्ट देने हैं, बेशक आपको आता है नहीं आता, ठीक है। अब अकेडमी से ऐसा होता है कि आपके पास 3 से 4 टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपके पास FLP होता है। अब FLP के अंदर आपके पास आधा दिन होता है और आपने 3 से 4 चैप्टर प्रिपेयर करने होते हैं जो कि आपसे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हम FLP स्किप कर देते हैं। FLP बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। FLP के अंदर आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई चैप्टर पहले पढ़ा था टेस्ट के दौरान और आपने वो बहुत आधा सा पढ़ा था, ठीक है, तो आप उसके आधे पोर्शन को रिवाइज कर लें, ठीक है, और जाके FLP दें। FLP के ना पढ़ के जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। FLP के दौरान आपने एक्टिव रिकॉल करना है। अब देखें, जब आपका MCAT होगा तो MCAT के अंदर आप पेपर के दौरान क्या करेंगे, जो आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ा है आप उसको उस टाइम पे रिवाइज़ करके MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इस प्रैक्टिस को अपने नॉर्मल टेस्ट के अंदर ले आएँ, कि हम FLP इसी तरह बगैर पढ़े दें, यानी कि जो हमने FSC के अंदर पढ़ा था या भी हमने 1 हफ्ता पहले पढ़ा था हम उसको अटैम्प्ट करें। इस तरह क्या होगा कि आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है और तब आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने अच्छा पहले महीने के अंदर ये MCQs किया था, इसका क्या था। इसलिए आपने अभी से ही FLP इस तरह देने हैं कि आप बेशक बगैर पढ़े, बेशक 1-2 FLP बुरे होंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी आपने FLP सॉल्व कैसे करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो MCAT के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमारे पास कंपैरिजन का है कि मेरे उस दोस्त ने ये अकेडमी ज्वाइन कर ली, मुझे भी वही ज्वाइन करनी है। मेरे दोस्त ने अकेडमी ज्वाइन किया, मुझे सेल्फ स्टडी नहीं करनी, मुझे भी अकेडमी ज्वाइन करनी है। मेरे दोस्त के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये कंपैरिजन बहुत बहुत नुकसान देता है आपको, क्योंकि अगर आपको आपको अपना बेहतर पता है कि आपको सेल्फ स्टडी सूट करती है अकेडमी, आप दोस्त के लिए आप अकेडमी जा रहे हो, आप इतना ट्रैवल भी कर रहे हो और आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो क्या फ़ायदा। आप इतना आप इतनी ज़्यादा फ़ी भी पे कर रहे हो, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करो अकेडमी में, लेकिन आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। सेम गोज़ फॉर कि आप अपने मार्क्स कंपेयर कभी भी मत करो दोस्त से, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जो चीज़ 2 घंटे में की आपकी दोस्त में भी 1 घंटे में कर ले, ठीक है। और ये भी होता है कि आपके जो यहाँ पर टेस्ट अगर आप टेस्ट कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं MCAT में कैसे स्कोर करूँगा, मेरे तो यहाँ ही नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। ये एक मेजर थॉट होती है जो हम सबके दिमाग में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता टेस्ट के अंदर, क्योंकि अब जब वहाँ पे जाते हो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पर अपने स्ट्रेस मैनेज करने, अपने टाइम मैनेज करने बहुत से फैक्टर्स हो जाते हैं जो आपके मार्क्स को अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप इस टाइम पे अपने दोस्त से मार्क्स कंपेयर करके ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि एक नम्स का टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास नम्स का टेस्ट MCAT से पहले होता है तो आपको ज़रूर देना चाहिए। वैसे तो हमारे पास नम्स के अंदर एक ही कॉलेज आता है, पब्लिक आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो लेकिन आपको नम्स ज़रूर देना चाहिए। अब उसकी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वजह बताती हूँ। जो हम लोग क्या करते हैं अपनी तैयारी के दौरान मुश्किल MCQs प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मुश्किल चीज़ों को बार बार पढ़ें, ईजी चीज़ों को स्किप कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार तो बहुत ईजी है, ये तो हम कर लेंगे। अब ऐसा ही हुआ, मैं भी ये कर रही थी, मुश्किल MCQs प्रैक्टिस कर रही थी। जब मैंने नम्स का टेस्ट दिया तो नम्स का टेस्ट बहुत आसान था।
लाइक वो बुक लाइन थी, लेकिन मैं मुश्किल एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर करके मुझे इतनी आदत हो चुकी थी कि जो ईजी एमसीक्यूज थे मुझे सॉल्व भी नहीं हुए। फिर जब आप नॉर्मल टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब कोई आप इस तरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम जो आपका स्ट्रेस होता है ना वो डिफरेंट किस्म का स्ट्रेस होता है। तो जब आप नम्स दे चुके होंगे तो आपको पता होगा कि लाइक वो एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस कैसा होता है, आपने एमसीक्यूज सॉल्व कैसे करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो नम्स में उस लिहाज से मेरा स्कोर काफ़ी कम रहा था, तो पहले मुझे तो थोड़ी बहुत हुआ कि लाइक अगर नम्स में मार्क्स नहीं आ रहे एमकेट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने जो गलतियाँ नम्स में की, ठीक है, मैंने इनको ओवरकम किया कि अच्छा ये गलती है, ये मैंने एमकेट में नहीं करनी। और मुझे इतना फ़ायदा हुआ बिकॉज नम्स के पैटर्न पे हमारा एमकेट का टेस्ट बना हुआ था, तो अगर मैं नम्स का टेस्ट ना देती तो वही गलतियाँ मैं एमकेट के अंदर करती। लेकिन मैंने नम्स दे चुकी थी, इसलिए मैंने वो गलतियाँ एमकेट में नहीं दी, और इस वजह से मेरा एमकेट का जो स्कोर था वो काफ़ी बेहतर रहा। इसके बाद एक जो सबसे हम कह सकते हैं अहम इशू होता है वो हमारे पास टेंशन और स्ट्रेस का होता है। बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना कि आप ये सोच रहे होते हो कि आपका जो एक टेस्ट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, तो एक अलग किस्म का आपके पास स्ट्रेस है जो आपके अभी तक मेरे ख्याल से किसी और एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो आपका इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेस होना, टेंशन होना एक नेचुरल चीज़ है, हर इंसान को होती है। लेकिन अगर आपको ये जो टेंशन है, ये स्ट्रेस है, ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, यानी इसकी वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, तो क्या फ़ायदा इस टेंशन का जो कि आपके रिजल्ट के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डाल रही है। इसलिए आपने टेंशन स्ट्रेस लेनी है, होगी, हर इंसान को होती है, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव वे में लाइक यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको कोई भी मसला आ रहा है, ठीक है, आपसे टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो इन मसलों को किसी के साथ डिस्कस करें। ऐसा नहीं करना कि आप खुद ही इनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो आप अपने किसी इमीडिएट सीनियर से बात करें, किसी कॉलेज सीनियर से, अपने किसी भाई से, बहन से या टीचर से बात करें, उनका सोल्यूशन साथ का साथ निकालें। अगर आप इनको कहते हैं कि नहीं और आप बस टेंशन ली जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और एंड पे आपको बहुत नुकसान होगा। तो जब आप सोल्यूशन ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं उसको ढूंढ रहे? ठीक है, आप किसी सीनियर से बात कर लें, आप उनको बताएं कि ये है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, वो आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे कि अच्छा ये यूट्यूब चैनल से देख लें। इस तरह करके आपको वो हेल्प कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये टेंशन और स्ट्रेस, अब जाहिर सी बात है कि जो रिपीटर्स हैं वो पूरे साल पढ़ पढ़ के इस टाइम में बिल्कुल थक चुके होते हैं। ठीक है, क्या लेकिन ये जो 3 महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह जब हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर अब सी के पढ़ पढ़ के इतना थक चुके होते हैं, इन 3 महीनों में वाकई उनको दिल ही नहीं कर रहा होता कि वो दोबारा पढ़ें। लेकिन देखिए, जो आपकी पूरे साल की मेहनत है वो एक साइड पे है, और जो इन 3 महीनों की मेहनत है ना वो बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है। तो आपने इन 3 महीनों के अंदर जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उनको कॉप अप करना है। ठीक है, अपने आपको इस बात का यकीन दिलाना है कि ये 3 महीने पढ़ लूँ, आगे आसानी है। ठीक है, आगे आपको 2-3 महीने का ब्रेक मिलेगा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इन 3 महीनों में नहीं पढ़ते ना तो आपकी आगे की लाइफ में रिग्रेट होगा कि काश मैं 3 महीनों में पढ़ लेता या पढ़ लेती तो स्कोर बेहतर हो जाता। ठीक है, तो इन 3 महीनों को मैक्सिमम यूटिलाइज जितना आप कर सकते हैं उतना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में एटलीस्ट रिग्रेट ना हो कि मैं कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो लास्ट वीक के अंदर आपने लास्ट वीक से पहले अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। लास्ट वीक विल बी पेयरली ऑफ रिवीजन। ठीक है, लाइक आपने बायो को 2 दिन देने हैं, केमिस्ट्री को 2 दिन देने हैं, फिजिक्स को 2 दिन देने हैं। और उसके अंदर जो फिज़िक्स के है ना, स्पेसिफिकली जब आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे ना तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह होते हैं उनकी एक एक्स्ट्रा शीट बना लेना अपने पास। ठीक है, लाइक जब लास्ट वीक के अंदर या लास्ट वीक के अंदर आपने वो फार्मूलाज रिवाइज कर लेने हैं। और बायो के लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है एंड फॉर केमिस्ट्री, बट जो हमारे पास फिज़िक्स के लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप बायो और केमिस्ट्री के लिए और 50 MCQs भी कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर फिज़िक्स के लिए 100 MCQs करने हैं। ठीक है, फिर इसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस को इग्नोर आप नहीं करना। और इंग्लिश के लिए लाइक आप 30 MCQs भी कर लें तो वो बहुत होते हैं। लाइक इंग्लिश का ही आपको रूल आता है तो आप MCQs कर ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपका, हाँ, टेस्ट डे का स्ट्रेस। ठीक है, टेस्ट डे का जो स्ट्रेस होता है वो लाइक आपकी ज़िंदगी के एक डिफरेंट ही किस्म का स्ट्रेस है। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो उसको एक रात पहले आपको हो रहा होता है। ठीक है, आपने अपने आप को खुद काम करना है। ठीक है, आपने अपने आप को समझाना है कि मैंने अपने तरीके से, अपने तरफ से जो मैं कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ, अब जो भी है वो अलग है हवाले है। ठीक है, और आपको खुद पता होता है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे और ये कि जब आपने लाइक आपका जिस दिन नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट होगा उससे आपने
लाइक एक हफ़्ता पहले आपने FLP ज़रूर अटैम्प्ट करना है। FLP से आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है कि लाइक 200 MCQs हैं, वो मैंने कितने टाइम के अंदर सॉल्व करने हैं, और पूरे ड्यूरेशन के अंदर लाइक इन 3 महीनों के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखनी है। बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सारा पेपर आता होता है लेकिन आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। ठीक है, तो आपने अभी से ही जितने आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आप टाइम में लगा के, बेशक आप घर में हैं या फिर आप अकेडमी में हैं, टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, तो आपने लाइक मैंने एक दिन पहले टेस्ट से एक अकेडमी का टेस्ट सॉल्व किया, और उसका जो मेरा स्कोर था वो 190s में नहीं था। ठीक है, तो मैं कही थी कि इतना टेस्ट आसान था, ये भी नहीं, और लाइक टाइम पे हो गया लेकिन मार्क्स उसके कम थे। तो अब मुझे टेंशन हो रही थी कि नम्स भी इतना अच्छा नहीं हुआ, और अगर इसमें भी अच्छे मार्क्स ना आए तो मैंने क्या किया कि उन मार्क्स अपना एग्रीगेट निकाला। मैंने एग्रीगेट निकाला तो इतना एग्रीगेट था जिससे मेरे किसी भी पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो सकता था। तो उसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई। मैंने कहा अच्छा इतने मार्क्स आ गए तो भी एडमिशन सिक्योर है। ठीक है, तो जब मैं MCAT देने गई तो जब वहाँ पर लाइक आधे MCQs आसान होते हैं, आधे मुश्किल होते हैं, तो मैंने आसान MCQs कर लिए, तो उनको मैंने काउंट किया तो वो इतना स्कोर था मेरे घर में भी आ गए थे। उसके बाद मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि चलो मेरा एडमिशन तो सिक्योर हो गया, अब मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करनी MCQ सॉल्व करने की। उसके बाद क्योंकि मेरा मेंटली तौर पर रिलैक्स थी तो मैंने मुश्किल MCQs भी आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको खुद पता होता है अपने अपने को कैसे रिलैक्स करना है, उस टाइम में कैसे रिलैक्स करना है कि आज पहले कैसे रिलैक्स करना है। ठीक है, और इस पूरे टाइम के अंदर मेहनत भी करें। ठीक है, दूसरों के साथ जितना अच्छा कर सकते हैं करें। ठीक है, किसी को आपकी हेल्प चाहिए उसके MCQ सॉल्विंग में या किसी भी चीज़ के अंदर, आप उसकी ज़रूर हेल्प करें। ठीक है, और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, बहुत सारी दुआएं करें क्योंकि MCAT लाइक इस 50% कह सकते हैं कि लक है। ठीक है, अल्लाह ताला आपके साथ हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ दुआओं के ऊपर जा रहे हो, आप तैयारी कंप्लीट ना करें। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।